गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद विदेश आपका स्वागत करता हूँ लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि हम लोग कक्षा 7 को पढ़ रहे थे वर्ड विचार दूसरा अध्याय, और यह हमारा छठा भाग है इस पाठ का। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों इस पाठ में अभ्यास के बारे में। तो अभ्यास अर्थात जिसमें आप इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को जाने हैं, उनका हल अपनी कॉपी में करना है, जो कि आप जरूर करोगे। तो हम आते हैं इधर अभ्यास शुरू करने के लिए। तो आप अपनी किताब में देखेंगे कि बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। उन सवाल को अपने उत्तर पुस्तिका में आप करेंगे। पहला सवाल जो है, स्वर की परिभाषा देते हुए स्पष्ट कीजिए कि स्वर व्यंजन से किस प्रकार भिन्न है। तो स्वर वर्ण की परिभाषा दे देना है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं आप देखोगे, वो वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और कहा गया है, स्पष्ट कीजिए, क्योंकि स्वर वर्णों की हम लिख सकते हैं स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है, 11 है। स्वर व्यंजन से किस प्रकार भिन्न है, स्वर वर्णों से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती, बल्कि व्यंजन के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। एक अच्छा सा उदाहरण नाम दे सकते हो, जैसे क, ल, जोड़, अ। तो ये किसका हो गया, व्यंजन का उदाहरण। इससे क्या किया जा रहा है, सहायता लिया जा रहा है। जबकि अ, आ ये सब लिखते हैं तो उसमें सहायता नहीं ली जाती। ख प्रश्न, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो संयुक्त व्यंजन, जैसा कि आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, संयुक्त व्यंजन के बारे में दो व्यंजनों के योग से बना एक नया व्यंजन क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और उसका दो उदाहरण दे दोगे। उसके बाद जो है संयुक्त अक्षर, यानी संयुक्त अक्षर कोई भी अक्षर इसमें जुड़े होते हैं, तो उसका आपको जो और भी लिख सकते हो, यानी दो अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। उसके उदाहरण के अनुसार भी आप लिख सकते हो। और जैसा कि आप जानते हो कि अक्षर का दूसरा नाम वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण भी हम लोग कह सकते हैं। इसका अच्छा उदाहरण आपकी किताब में बहुत सारा है। ग प्रश्न, अनुस्वार और अनुनासिका ध्वनियों में क्या अंतर है। बच्चों इसके लिखने के लिए सबसे पहले आप अपना परिभाषा देखोगे अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार का चिन्ह जो है वो शिरोरेखा के ऊपर बिंदु होता है। यह वास्तव में व्यंजन ध्वनि होती है, किंतु स्वर की भांति इसको उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे अयोगवा भी कहते हैं। तो उसी तरह आप अनुनासिका के बारे में लिखोगे कि अनुनासिका जो है स्वर ध्वनि स्वर के साथ लगकर स्वर में विशिष्टता लाती है, और जो भी स्वर शिरोरेखा के ऊपर लगता है। अब हम आते हैं चौथा प्रश्न, उच्छिष्ट ध्वनियों की क्या विशेषता होती है। तो उच्छिष्ट ध्वनियों की निम्नलिखित विशेषता होती है। यह जो ध्वनि है ये छिपी हुई रहती है, लेकिन अब इनका प्रयोग किया जाता है। यह ध्वनि का प्रयोग ज्यादातर शब्दों के बीच में या तो अंत में किया जाता है, जैसे सड़क। तो उच्छिष्ट ध्वनि जैसा हम कहते हैं स, र, क, या तो बीच में आएंगे या तो अंत में आएंगे, पे, र। तो इसको आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। अब हम आते हैं बच्चों, ध्यान में रखेंगे दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिका शब्दों को अलग करके लिखिए। अनुनासिका और अनुस्वार। अनुस्वार आपको मालूम है ऊपर में बिंदु होता है, अनुनासिका चंद्र बिंदु होता है। तो आप देखोगे कंचन किसमें आ गया, अनुस्वार में। कांच अनुनासिका, यानी नाक से जिसका प्रयोग किया जाता है, वेरी गुड, वो किसमें आएगा, अनुनासिका में। पांच अनुनासिका में। पूंछ अनुनासिका में। रंग र के अनुस्वार रंग, किसमें आएगा, अनुस्वार में आएगा। अब उसी तरह आप देख लोगे और उसको अलग अलग करके किताब में लिख लोगे। बच्चों अब हम आते हैं
रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। हिंदी वर्णमाला में 25 डैश व्यंजन होते हैं। 25 कौन से व्यंजन होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन, जैसा कि मैंने बताया था कि सहज तरीके से क च ट त प, यानी क से अंदर तक, च से आप लिख सकते हो। उसके बाद तो इसमें सिर्फ भरना ही है, आपको स्पर्श से लिखना है। डैश ध्वनियां शब्द के शुरू में नहीं आती है, यानी जैसे ध्वनियां जो है विसर्ग वाले ध्वनियां, ये कभी किसी शब्द के पहले बिल्कुल नहीं आती है, ये तो अंत में ही रहती है। जैसे प्रातः, उदाहरण के लिए लिख सकते हैं प्रातः, ध्यान के लिए, तो ये हमेशा अंत में आती है, शुरू में कभी नहीं आती है। उसके बाद तथा वर्णमाला में डैश ध्वनियां, तो व्यंजन ध्वनियां है जिसको हम लोग अयोगवा के भी नाम से जानते हैं। और अयोगवा आप जानते हो कि वो वर्ण जो नहीं स्वर में आते और नहीं व्यंजन में आते, उससे अयोगवा करते हैं। द्वित्व व्यंजन में व्यंजन अपने व्यंजन वर्णों से जुड़ा होता है, यानी दो व्यंजन जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, तो व्यंजन लिखेंगे। स्वर सहित र अपने पहले अधूरे वर्ण के पैर में लगता है, यानी अब हम इसको पदे ये चीज को हम लोग क्या करते हैं? पदे न, यानी पैर में लगता है। उसके बाद हम आते हैं हलक चिन्ह से समाप्त होने वाले शब्द हलंत कहलाते हैं, किताब में भी दिया गया है। तब हम आते हैं बच्चों चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों को उनके उपयुक्त वर्ण में लिखिए। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं उसको आप लिख दोगे इसमें से देख करके। अंतस्थ व्यंजन में, उच्छिष्ट व्यंजन में, उच्छिष्ट में मालूम ना आपको जो आते हैं। उसके बाद बहुत सारे स्पर्श व्यंजन है, पुष्प व्यंजन, यानी जो ब्रैकेट में दिए गए उसी में से ढूंढ कर आपको लिखना है। अब हम आते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद पीछे भी आप देखोगे कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं कि शब्दों को अलग अलग तोड़कर लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। और इसमें जो है आप किताब में देखोगे चांद लिखा हुआ है, खिलौना लिखा हुआ है, विज्ञान लिखा हुआ है, उससे आप अपने पुस्तक में कर लोगे जो जहाँ पे खाली है। अब हम आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न क्या करता है? पहला प्रश्न हम देखेंगे, व्यंजन का प्रकार नहीं है। जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति पर अभी देखते होंगे या पहले भी देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन। तो उसी तरह बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि कभी भी आप अगर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसका सही जवाब दे सको। तो व्यंजन का प्रकार नहीं है स्पर्श, संयुक्त, अंतस्थ और दीर्घ। तो कौन कौन होते हैं? कौन नहीं है? तो दीर्घ, क्योंकि स्पर्श व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, दीर्घ स्वर में आता है, इसीलिए दीर्घ। किस शब्द में र का प्रयोग नहीं है? इसे आप देखकर पहचानोगे। तो श्रृंगार में आप देखोगे इसमें र का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी सब में प्रमाण, कीर्तन और राष्ट्र जो है इसमें किया गया है। अब हम आते हैं ग प्रश्न, अ ई उ री, जो कि हम लोग किसमें पढ़े थे? स्वर संधि में। तो स्वर संधि के कितने भेदों को हम लोग जाना था? तो स्वर संधि के 3 भेदों को हम लोग जाने थे। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर के जो भेद जो थे उसमें से 4 जो थे अ ई उ री जो थे वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते थे, इसलिए आप ह्रस्व स्वर को चिन्हित करोगे। घ प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आ ध्वनि है, यानी आ, यानी कहीं से आ गया है, यानी आगत ध्वनि जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आप सही तीसरा लगाओगे, आगत ध्वनि। अब हम आते रचनात्मक गतिविधि। बच्चों बहुत तरह तरह की आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी, उस कहानी में बहुत सारे शब्द जो होते हैं, अगर आप उसको छिपा दो और फिर बाद में एक जगह कलेक्ट करके उसको फिर भरना शुरू करो तो आपको मालूम चलेगा कि यह कहानी क्या कहती है।
उसी तरह आपके मनोवृत्तियों को देख करके, आपके मानसिक संतुलन को भी देख करके एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है और उसके कुछ उदाहरण ऑप्शन जो है ऊपर दिए गए हैं, ताकि आप उसको बार बार पढ़ो और जो सटीक शब्द उसके दौरान बैठते हैं उसे भर करके पूरा करेंगे। तो रचनात्मक गतिविधियों में खुद से उसको क्या करेंगे, किताब में भरोगे कि कैसे इस कहानी को हम लोग पूरा कर सके। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर को आप अपनी कॉपी में कर लोगे और सबसे पहले ये बात है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों में शेयर करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।